गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग जो है बिहार स्पेशल कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारा चीज़ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, जैसे कि इम्तियाज़ अहमद का ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री का, आधुनिक भारत और ज्योग्राफी का कुछ मेजर सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग PYQ से जो है कि रिवीजन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला आपका देखो प्रश्न क्या है, ये इतिहास का प्रश्न है आपका। ये 2019 में 65वीं का क्वेश्चन है। यह पूछा है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है? तो आपका आंसर इसमें चारों ऑप्शन में कोई नहीं है, रोहतास है। तो जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट का पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण के लिए विशेषज्ञों के दल ने रोहतास जिले का दौरा किया था। ठीक है, नवंबर 2018 में सोनघाटी सभ्यता के शोधकर्ता है श्याम सुंदर तिवारी के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम है जो रोहतास जिले के अंतर्गत रोहतासगढ़ से 5 बृहद पाषाणिक स्थलों की खोज किया है। नाम क्या है? श्याम सुंदर तिवारी। ये शोधकर्ता हैं जो 2018 में सोनघाटी सभ्यता में जो है कि इसका खोज किए थे। ठीक है, बिहार लोकसेवा आयोग ने अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है बी माना था, कैमूर माना था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। और ये घटना चक्र ने इसको जो है कि सुधारा है। ये कहाँ पे है? रोहतास जिला में गए थे। 2019 में पहली बार जो है पुरातात्विक अन्वेषण हुआ है। रोहतास जिले का दौरा किया गया था। नवंबर 2018 में सोनघाटी सभ्यता के शोधकर्ता हैं श्याम सुंदर तिवारी, उनके ही नेतृत्व में पुरातत्वविद की एक टीम गई थी। कहाँ? रोहतास जिले में गई थी। और उसके अंतर्गत उन्होंने रोहतासगढ़ से 5 बृहद पाषाणिक स्थल की खोज भी की थी। मतलब 5 स्थलों की खोज किया था, और ये आंसर आपका रोहतास है। सेकेंड नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो चिरांद जो जगह है वो नवपाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, चिरांद कहाँ पे है? सारण जिला में है, और ये नवपाषाणिक संस्कृति प्रकाश में आई है। इस पुरास्थल का उत्खनन विभिन्न सर्वे में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार के पुरातत्व निर्देशालय के द्वारा किया गया। ये जो पूरा स्थल है इसका सर्वे किया गया था पटना विश्वविद्यालय के जो बिहार प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग, बिहार सरकार का पुरातत्व निदेशालय, इन सभी के द्वारा जो है इसका सर्वे किया गया था चिरांद का। ठीक है, और यहाँ से मिला है मानवीय अधिवास के साक्ष्य, नवपाषाण काल से दृष्टिगोचर होता है। भारत की किसी नदी घाटी में खोजी जाने वाली यह प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल है। किसी नदी घाटी में खोजा जाने वाला यह प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। ओके, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब? तो डी आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब किया था बताओ? इत्सिंग कब गया था? चीनी यात्री इत्सिंग जो है वो 671 से 695 ईस्वी, जब 37 वर्ष का आयु के थे इत्सिंग, तो वो गए थे अपने कुछ बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने के लिए भारत आए थे, और उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। तब वो अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। ठीक है, वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया, और सुमात्रा होते हुए वो फिर इत्सिंग जो है वो चीन चले गए। तो चीनी यात्री थे वो 671 से 695 के बीच आए थे, बौद्ध सहयोगियों के साथ आए थे, बौद्ध धर्म के अवशेष के बारे में देखने के लिए आए थे। ठीक है, 4 नंबर देखिए क्या है। बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता है वो कौन है? बख्तियार खिलजी है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम है। ठीक है, 1100 मतलब 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को विजित किया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार को ये तहस नहस किया। 1193 ईस्वी में आया था, और ये प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था।
5 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो मुसलमान थे, बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया, बख्तियार खिलजी। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी ही कह सकते हैं हम लोग। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिला है? तो तबकाते नाशरी में। जो बख्तियार खिलजी ने जो आक्रमण किया था ना, वो कहाँ मिला? तबकाते नाशरी में मिला है। प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नाशरी में बिहार में बख्तियार खिलजी के हमलों का बारे में बताया है। तो ये जो है तबकाते नाशरी किसके द्वारा? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा। मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा अपनी पुस्तक तबकाते नाशरी का बिहार में बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में वर्णन किया है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक है यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। ये दफन है नालंदा में। अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक है, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक हैं और ये जो है मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किए गए थे और दफन है कहाँ पे? तो नालंदा में इनका दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम चक शासक यूसुफ शाह चक थे और मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा इनको निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें नालंदा में दफनाया गया है। यूसुफ शाह चक को नालंदा में दफनाया गया था। 10 नंबर प्रश्न देखो, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था किस क्षेत्र के लिए? मतलब किस काल के लिए बिहार शरीफ जो है कि इम्पॉर्टेंट है मध्यकाल में? तो किस काम के लिए है? तो वो है 2, 3, 4, यानी कि 1 नंबर आपका नहीं होगा। बाकी विद्या के केंद्र में बिहार शरीफ था, फिर प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी था और धार्मिक केंद्र के रूप में भी था, ठीक है। तो बिहार शब्द जो है ना, बौद्ध विहार और मठों से संबंधित है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह पाल वंशीय शासक गोपाल के द्वारा निर्मित करवाए गए उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह के लिए जाना जाता था। बिहार शब्द तो पता ही है कि बौद्ध विहार अथवा मठों से संबंधित है। मठ या बौद्ध विहार को ही बिहार नाम पड़ गया, ठीक है। मध्यकाल में क्या हुआ था कि बिहार शरीफ नगर जो है वो विद्या के लिए, प्रशासनिक केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध था। यहाँ पर बिहार शरीफ में क्या हुआ था, जो पालवंशीय शासक गोपाल है, तो गोपाल के द्वारा ये निर्मित करवाया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह के लिए जाना जाता है। ये गोपाल के द्वारा निर्मित करवाए गए थे यहाँ पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय। और ये जो है प्रसिद्ध सूफी संत शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी और उदंतपुरी, ये दोनों के लिए बिहार शरीफ फेमस है, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा और सूफी संत शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह है बिहार शरीफ में। 11 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो जो शरफुद्दीन मनेरी है ना, वो फिरदौसी संप्रदाय से है। शरफुद्दीन अहमद का जन्म 1263 में मनेर शरीफ पटना में हुआ था। मृत्यु इसका 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हो गया। किसका? शरफुद्दीन अहमद का जन्म 1263 में मनेर शरीफ में हुआ और 1381 में बिहार शरीफ में मृत्यु हो गया। शरफुद्दीन मनेरी फिरदौसिया सिलसिला का जो है कि सूफी संत हैं और उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति, सुहरावर्दी का अरबी कृति यानी कि अदब अल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति थी मकतूबात शदी। ये आप लोग को ना किसी बुक में ना मिलेगा, नोट करो। क्या है नाम? शरफुद्दीन मनेरी जो है ना, तो उनका सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब अल
अदबुल मुरुद्दीन पर एक भाष्य लिखा था उन्होंने, और उनका प्रसिद्ध कृति का नाम है सैफुद्दीन मनेरी का मकतूबाते सदी। ठीक है, पूछ सकते हैं, मतलब पूछता है ये बुक वगैरह का नाम है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह। ये तो पता ही है। कहाँ पे वर्णन है बताओ? तारीख़ दाऊदी में, तारीख़ दाऊदी जो है वहाँ पे वर्णन है कि शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 में यहाँ पे एक मजबूत किले का निर्माण किया था। ठीक है, शेरशाह ने किया था। बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था पहले, जिसकी स्थापना मगध के सम्राट अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्रा था, जिसकी स्थापना मगध के सम्राट अजातशत्रु ने किया था। पाटलिपुत्रा का जो स्थापना है ना, वो मगध के सम्राट अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने राजगिरी के स्थान पे पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी बना लिया। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। ठीक है, और शेरशाह क्यों बनाया था? क्योंकि भौगोलिक और सामरिक महत्व था। 1541 में यहाँ पे एक किले का निर्माण करवा लिया और इसको अपना राजधानी बना लिया। और पटना पहले क्या था? तो पाटलिपुत्रा था। पाटलिपुत्रा जो है उसका स्थापना किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन ने जो है कि पाटलिपुत्रा को ही जो है कि अपना राजधानी बना लिया था, राजगीर से हटाकर। 13 नंबर प्रश्न देखो। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच जो है 1632 में आए थे, और इन्होंने सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखो क्या है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो 1733 में। बंगाल के साथ बिहार प्रांत को प्रांत बोल रहा है। ठीक है, 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल में हो गया था। 17 जो है कि 1733 में जो है बिहार का विलय हो, बिहार सूबा का विलय बंगाल में हो गया था। और बंगाल के तत्कालीन नवाब थे सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। ये उस समय के नवाब थे सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। 1733 में मोहम्मद खां थे, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। उन्होंने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांट दिया। सेंट्रल डिवीज़न, जिसमें मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा शामिल था। मध्य, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल का एक हिस्सा शामिल था। ढाका डिवीज़न, जिसमें कि पूर्वी और दक्षिणी बंगाल शामिल थे। बिहार डिवीज़न, जिसमें कि उड़ीसा, बिहार डिवीज़न और उड़ीसा डिवीज़न। तो 4 भाग में बंगाल प्रांत को सुजाउद्दीन मोहम्मद खां ने बांटा था, जो बंगाल के नवाब थे। एक तो सेंट्रल डिवीज़न, जिसमें मध्य, पश्चिम और उत्तर बंगाल था। ढाका में पूर्व और दक्षिण बंगाल। बिहार डिवीज़न तो अलग ही हो गया और उड़ीसा अलग। ठीक है, चलो 15 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? बताओ। अलीवर्दी खां को 1733 में, जब सुजाउद्दीन मोहम्मद खां था उसी समय में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बना दिया था, यानी कि डिप्टी गवर्नर। नवाब ने नायब सूबेदार किसको बनाया? अलीवर्दी खां को। बंगाल का नवाब था सरफराज, उसके समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह भी किया था और सरफराज खां को गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था, उस समय मार के गिराया और 1740 में ही अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। पहले सुजाउद्दीन था, 1733 में उसने अलीवर्दी खां को नायब सूबेदार बना दिया। सुजाउद्दीन के बाद जब सरफराज आया था 40 के टाइम में, तो उन्होंने क्या किया कि अलीवर्दी खां के मतलब विरोध कर दिया था, उसको विद्रोह किया और सरफराज खां को गिरिया का युद्ध में अलीवर्दी खां ही जो है कि हरा दिया, यानी कि नवाब को नायब सूबेदार ने हरा दिया। कहाँ? गिरिया का युद्ध में 1740 में। और 1740 के बाद अलीवर्दी खां ही बंगाल का नवाब बन गया था। 16 नंबर प्रश्न देखो। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1759 में। मुगल सम्राट अली गौहर हैं, उन्होंने 1759 में बिहार पर आक्रमण किया और उसी वर्ष उसने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया था तथा अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा।
शाह आलम द्वितीय ने पटना के समीप स्थित गुलजाबार, अच्छा गुलजाबार नहीं होगा, ये कुछ अलग ही नाम है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, गुलजार बाग होगा, गुलजार बाग है नाम। ठीक है, तो गुलजार बाग की अंग्रेज फैक्ट्री में अंग्रेजों के नियंत्रण में उसका राज्याभिषेक 1761 में किया गया। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध भी हुआ था। मतलब कि आपका प्रश्न क्या है, अली गौहर। अली गौहर बिहार का अभियान किस वर्ष उसका समाप्त हो गया? तो 1759 में हुआ। अली गौहर जो था ना, वो बिहार पे आक्रमण किया था 1759 में। उसके बाद उसने स्वयं को ही मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया था, स्वयं को, तथा अपना नाम उसने अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय रख लिया। शाह आलम द्वितीय जो था वो पटना के समीप स्थित गुलजार बाग में अंग्रेजी फैक्ट्री में अंग्रेजों के नियंत्रण में उसका राज्याभिषेक कराया गया था। अली गौहर ने शाह आलम द्वितीय के नाम से मुग़ल बादशाह खुद को घोषित कर लिया। फिर राज्याभिषेक भी होना था उसका, तो हुआ 1761 में हुआ था गुलजार बाग में, और उसी समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में ही हुआ था, और जो है शाह आलम द्वितीय के टाइम में ही बक्सर का युद्ध भी हो गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या है, बताओ? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना परमानेंट सेटलमेंट का जो है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या है? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में जो है 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। यही व्यवस्था 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दिया गया था, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं हम लोग। 1790 में पहले क्या हुआ कि 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू हुआ था कॉर्नवालिस के द्वारा। बाद में यही 1790 में जो 10 वर्षीय लगान व्यवस्था था ना, इसी को 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दिया गया 3 साल के बाद। अब ये 10 साल के नहीं रहा, परमानेंट हो गया, और इसको ही हम लोग अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना। जो वंश परंपरागत अधिकार है ज़मीन के लिए, उसको हस्तांतरित दूसरे को दे देना, और मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना। परमानेंट सेटलमेंट में भू राजस्व का एक निश्चित राशि होना चाहिए, ऐसा नहीं कि औना पौना दाम में आप राजस्व बटोर रहे हो। ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न देखो, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किस चीज़ का, बताओ? 1830 में क्या चीज़ का केंद्र था पटना? तो वो था बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से शुरू हुआ है। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन भी पड़ गया। आरंभ में यह इस्लामिक सुधार का आंदोलन था। बाद में क्या हुआ कि बहावी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद बने। मतलब इंडिया में जो है कि सैयद अहमद थे। ठीक है, 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की जो है कि पटना यात्रा के दौरान 1830 में ही सोचो, पटना यात्रा के दौरान पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। अब है 19 नंबर प्रश्न। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया है कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना किए हैं कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत किया जाए? तो ये चार्ल्स रॉबर्ट मोंटगोमरी, ये मतलब सबको नहीं मिलेगा, CDPO में क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट मोंटगोमरी, ठीक है। बहावी आंदोलन की तीव्रता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस कार्यवाही शुरू किया है। बहावी आंदोलन को दबाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई चालू किया गया, न्यायिक अभियोजन को जो है कि कर दिया गया। फिर उसके बाद इन मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सरकार को कई ब्रिटिश विरोधी कुशल संचालन केंद्रों का पता भी चला। इसी दौरान पंजाब के न्यायिक आयुक्त रॉबर्ट मोंटगोमरी ने रिपोर्ट दी कि पटना और थानेसर के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ अपना
मतलब पत्र व्यवहार करते थे और याचना भी की है कि बगावत करने के लिए। ठीक है, 67वें में देखो ये क्वेश्चन पूछा है, बाद में फिर इसको बाद रिपीट भी किया है ये। तो 67वें का क्वेश्चन है आपका 67 का, चौड़ी विद्रोह। 20 नंबर क्वेश्चन, चौड़ी विद्रोह। चौड़ी विद्रोह कब हुआ बताओ? तो ये हुआ 1798 में, 1798 में चौड़ी विद्रोह हुआ था। और लेकिन ऐसे किसी स्रोत में उसका उल्लेख नहीं है, तो चुआड़ विद्रोह पूछना चाह रहा होगा मे भी, तो कुछ भी लिख देता है ना। तो चुआड़ विद्रोह तो बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, 1767 में हुआ था और 1802 तक चला। तो हालांकि 1798 में अपना चरम अवस्था पर था, तो 1798 ही मान लिया गया इसको, लेकिन चला है 1767 से 1802 तक चुआड़ विद्रोह। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न हो गया आपका। अब हम लोग सॉरी, हाँ, 21 नंबर प्रश्न।